तो स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। तो हमारा कल का टॉपिक क्या था? कल का हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा गुप्तोत्तर काल। क्या था हमारा? गुप्तोत्तर काल। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा इसी से बढ़ के गुप्तोत्तर काल से ही आगे बढ़ के जो हमारा एक और टॉपिक है वो है हमारा पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल क्या है हमारा? पूर्व मध्य काल। अगर बात किया जाए जो इसको पूर्व मध्यकाल क्यों बोला जाता है, तो पूर्व मध्यकाल इसीलिए बोला जाता है जो ये ऐसे काल हुआ जो मध्यकाल का जो है नींव रखा, जिन्होंने मध्यकाल में कौन से जो है शासक जो है शासन कर रहे थे, तो तुर्की का जो शासक था वो शासन कर रहे थे। उसी प्रकार यूनान के शासक जो थे उन्होंने जो है शासन किया। तो इसीलिए क्या कहलाता है इसको? मध्यकाल में जो है यही पूर्व मध्यकाल से ही है, यानी कि मध्यकाल से जस्ट एक काल पहले, यानी कि मध्यकाल जब हमारा शुरू हुआ उससे पहले के काल को जो हम क्या बोलते हैं? उससे पहले के काल को हम बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। तो हमारा पूर्व मध्यकाल कब से कब तक है? पूर्व मध्यकाल जो है हमारा 750 से लेके 1200 ईस्वी तक है। कब से? 750 से लेके 1200 ईस्वी तक का है। तो अगर बात किया जाए जब पूर्व मध्यकाल में तो क्या हुआ, तो पूर्व मध्यकाल में जो है इसी गुप्तोत्तर काल में तो है जो है हमारा भारत का जो केंद्र था वो विकेंद्रित हो ही गया था। सत्ता का केंद्र विकेंद्रित था, विकेंद्रीकृत था। लेकिन पूर्व मध्यकाल में जो है ये और अधिक विकेंद्रीकृत हो गया, यानी कि जिस प्रकार मध्यकाल में छोटे छोटे राजवंश थे, छोटे छोटे क्षेत्र पर वो शासन करते थे, लेकिन पूर्व मध्यकाल में क्या हो गए? पूर्व मध्यकाल में जो है और छोटे छोटे क्षेत्र हो गया और छोटे छोटे राजवंश जो है उभर कर सामने आने लगे। जैसे कि हमारा एक प्रतिहार वंश था। प्रतिहार वंश ने जो है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी ये सब पर जो है शासन किया। कौन था हमारा? प्रतिहार वंश। इन्होंने जो है गुजरात हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शासन किया था। लेकिन अब जो है हमारा पूर्व मध्यकाल में ये भी जो है धीरे धीरे जो है प्रतिहार वंश कमजोर होने लगी, और उसके बाद जो है प्रतिहार वंश में जो है ये टूट करके गुजरात पे अलग शासन को करने लगा कोई, यूपी पे कोई और शासन करने लगा, एमपी एमपी भी और छोटे छोटे क्षेत्र में जो है टूट गया, और दिल्ली तो बस नाम मात्र की केंद्र रह गई थी, क्योंकि वहां से सत्ता तो केंद्रित हो नहीं पाती थी। क्योंकि सत्ता केंद्रीकृत रहने के लिए हमारा जो है क्षेत्र केंद्रीकृत रहना चाहिए, यानी कि क्षेत्र पे एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारे सभी क्षेत्र पे एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था। जिस कारण से क्या हुआ हमारा ये जो है हमारा काल पूर्व मध्यकाल जो है प्राचीन काल से जो है मध्यकाल की ओर, प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण का काल है। कौन सा काल है? प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण का काल है, क्योंकि यही वो काल है जो मध्यकाल की नींव रखेगी। पूर्व मध्यकाल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसी के बाद हमारा मध्यकाल आ गया था। तो पूर्व मध्यकाल को हम एक और किस नाम से जान सकते हैं? संक्रमण का काल। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण का काल। तो गुप्त वंश में हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? तो गुप्त वंश में मैंने आप लोगों को हर्षवर्धन के बारे में बता दिया था। हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश के बारे में बता दिया था, वर्धन वंश के बारे में बता दिया था। तो चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। जो वर्धन वंश के बाद हमारा क्या हुआ? कौन से शासक जो है कहाँ पर जो है शासन स्थापित किए? तो वर्धन वंश के जो बात है हमारा, वर्धन वंश के जो है पतन के बाद, यानी कि हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के लास्ट जो है राजा थे, यानी कि वर्धन हमारे ये जो हमारे हर्षवर्धन थे ये वर्धन वंश के अंतिम राजा थे। इनके जो है इनको इनकी मृत्यु के बाद जो है थोड़े समय के लिए जो है आयुध वंश का, कौन सा? आयुध वंश का जो है कन्नौज पर नियंत्रण रहा। किसका? आयुध वंश का कन्नौज पर नियंत्रण रहा। तो इसके बाद हमारा कौन सा राजवंश आया? इसके बाद हमारा आया आयुध वंश। कौन सा वंश आया?
आयुध वंश। आयुध वंश जो है ये बहुत ही छोटा राजवंश था, जिस कारण से क्या हुआ, इसका जो है बहुत जल्दी पतन हो गया। इसी के काल में जो है, आयुध वंश के काल में ही जो है, आप सुने होंगे कन्नौज पर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और यहीं से जो है, यहीं के बाद जो है पूर्व मध्यकाल में, इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है 3 राजा थे। पहले था हमारा गुर्जर प्रतिहार, पहले थे प्रतिहार, उसके बाद थे हमारे राष्ट्रकूट, और उसके बाद हमारा था एक पाल। तो ये 3 वंश जो है, ये कन्नौज प्रशासन को लेकर जो आपस में भिड़ जाते हैं, जिस कारण से इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। और किस पे ये शासन करना चाहते थे? कन्नौज पे। क्यों? क्योंकि उस समय जो केंद्र था हमारा, सत्ता का केंद्र कन्नौज बन चुका था। क्यों? क्योंकि हमारे जो है शासक थे हर्षवर्धन, उन्होंने कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया था, जिस कारण से कन्नौज सत्ता का केंद्र हो चुका था। इसी कारण से जो ये तीनों वंश चाहते थे जो कन्नौज पर हमारा शासन हो जाए। तो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो पहले हम अभी जो है प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर प्रतिहार वंश बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम पाल वंश के बारे में पढ़ लेंगे। और जब हम दक्षिण के राज्य पढ़ेंगे, कौन सा दक्षिण के राज्य हम जब पढ़ेंगे, तब हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये 3 प्रकार से जो है तीनों राज्य को जो हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा टॉपिक? उसके हमारा जो होगा स्थापत्य कला होगा। स्थापत्य कला, जिसमें हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे? मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। जो मंदिर किस प्रकार बनाया जाता है, मंदिर में वो जो पूजा करने का जगह होता है उसको क्या बोला जाता है, ऊपर जो चोटी होता है उसको क्या बोला जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हमारा हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें ये सब भरपूर मात्रा में पूछा गया था। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं प्रतिहार वंश के बारे में। किसके बारे में? प्रतिहार वंश के बारे में। पहला है हमारा प्रतिहार वंश। अगर बात किया जाए प्रतिहार वंश के बारे में, तो इनका शासनकाल जो है लगभग 8वीं सेंचुरी एडी, यानी कि 8वीं शताब्दी से जो है 11वीं शताब्दी तक रहा। 11वीं शताब्दी तक रहा। और इनका अगर बात किया जाए, जो प्रतिहार वंश के जो है संस्थापक कौन थे, तो प्रतिहार वंश के संस्थापक के बारे में बात किया जाए, तो प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे हमारे नागभट्ट। कौन थे? नागभट्ट जो है हमारे प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, नागभट्ट प्रथम। अगर क्षेत्र के बारे में बात किया जाए, जो इन्होंने कौन से क्षेत्र पे जो है शासन किया, तो क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने, मैंने ऊपर बताया जो इन्होंने कौन कौन से वंश पे, कौन कौन से क्षेत्र पे शासन किया था। पहला था हमारा गुजरात, गुजरात हो गया। उससे नीचे हमारा कौन सा स्टेट है? राजस्थान, वो हो गया। राजस्थान के बगल में हमारा क्या है? दिल्ली है, उस पे हो गया। उसके बाद हमारा हो गया दिल्ली के बगल में यूपी है, उस पे हो गया। और यूपी के बगल में हमारा नीचे क्या है? मध्य प्रदेश है। तो इतने क्षेत्र पे जो है इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और इसीलिए बोला जाता है जो हर्षवर्धन के पतन के पश्चात जो है प्रतिहार वंश सबसे प्रमुख वंश निकला। क्या निकला? हर्षवर्धन के पश्चात जो है उत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है प्रतिहारों ने ही स्थापित किया। क्यों? क्योंकि लगभग देख लीजिए तो उत्तर भारत का जितना क्षेत्र है उस पे जो है प्रतिहार वंश अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी। अगर उसके बारे में बात किया जाए तो ये तो हो गए हमारे पहले संस्थापक, और उसके उनका प्रतिहार वंश का क्षेत्र कहाँ तक था। और उसके बारे में अगर और शक्तिशाली राजा के बारे में बात किया जाए तो इसमें प्रमुख और राजा कौन थे, तो एक हमारे राजा थे जो शक्तिशाली राजा थे, वो थे मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज। इन्होंने जो है 836 ईस्वी से लेके जो है 885 एडी तक जो है अपना शासन किया है। किस पे? प्रतिहार वंश पे जो है 836 ईस्वी से 885 एडी तक इन्होंने रूल किया है। अगर बात किया जाए जो इनका जो है चर्चा क्यों होता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो है एक अरब यात्री आए थे। इन्हीं के शासनकाल में अरब यात्री आए थे। और अरब यात्री का नाम क्या था? अरब यात्री का नाम था सुलेमान। क्या नाम था इनका? सुलेमान। इसीलिए इनका विशेष चर्चा होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के यानी कि मिहिर भोज के शासनकाल में ही जो है अरब यात्री जो सुलेमान थे वो भारत यात्रा करते हैं। उसके बाद में हमारे एक प्रमुख और शासक और थे, उनका नाम है महिपाल। क्या नाम है? महिपाल।
अगर महिपाल के बारे में बात किया जाए तो इनका चर्चा क्यों होता है, क्योंकि इनके दरबार में जो है एक कवि थे जिनका नाम था राजशेखर, जिनका नाम था राजशेखर, राजशेखर इनका नाम था। अगर बात किया जाए राजशेखर का चर्चा क्यों होता है, तो राजशेखर का चर्चा इसलिए होता है, इनकी रचना को लेके जो है राजशेखर का चर्चा किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है एक किताब लिखा था, उनका नाम था कर कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजूरी नामक एक पुस्तक लिखी। उसके बाद एक और पुस्तक लिखे उन्होंने, उनका नाम था काव्य मीमांसा। क्या था? काव्य मीमांसा। और एक और पुस्तक इन्होंने लिखा है, उनका नाम है जो बाल रामायण। क्या है? बाल रामायण। क्या नाम है? बाल रामायण। तो अगर बात किया जाए जो प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो प्रतिहार वंश के संस्थापक हमारे थे नागभट्ट। इनका प्रतिहार वंश का क्षेत्र क्या था? प्रतिहार वंश का हमारा क्षेत्र था, आप इधर से देख लीजिए, दक्षिण से देख, पश्चिम भारत से देखते आइए। पहले हमारा पश्चिम में है गुजरात, तो गुजरात और उसके नीचे का क्षेत्र है हमारा राजस्थान। राजस्थान के जस्ट बगल में दिल्ली, तो उस दिल्ली पे भी शासन करेंगे। और दिल्ली के बगल में हमारा यूपी है, तो ये यूपी पे भी शासन करेंगे। और यूपी के नीचे हमारा एमपी, तो वो एमपी पे ही शासन करेंगे। अगर आप मैप क्लियर रखिएगा तो आप लोगों को क्षेत्र समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इनका क्षेत्र क्या हो गया? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और यूपी। अगर प्रमुख शासक के बारे में बात किया जाए तो एक थे मीरभोज, जिनका शासनकाल था 836 से 885 AD। और इनकी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो एक अरब यात्री जो है सुलेमान, वो भारत की यात्रा करते हैं। और एक और हमारे प्रमुख और शासक है जिनका नाम है महिपाल। इनकी इनके जो है दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम है राजशेखर। अगर बात किया जाए राजशेखर की चर्चा क्यों होती है, तो उन्होंने जो है 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें पहला है हमारा कर्पूरी मीमांसा, दूसरा है कर्पूरी मंजूरीश्वरी, और दूसरा है हमारा काव्य मीमांसा, तीसरा है बाल रामायण। तो अब जो है हमारा एनटीपीसी के एग्जाम में जो है ये साहित्य से भी जो है प्रश्न पूछा जाने लगा है, तो जिस कारण से आप इसको याद रखिएगा। तो अगर बात किया जाए जो, तो लगभग 10वीं सदी तक आते आते क्या हो गया, 10वीं सदी तक आते आते जो है प्रतिहार जो है कमजोर होने लगे। यानी कि 10वीं सदी तक आते आते इनके भी शासक जो हो गए उतना योग्य शासक नहीं आ पाए, जो इस बड़े राजवंश, इस बड़े क्षेत्र को जो है समेट के अपने अंदर रखे। तो क्या होने लगा, जिस प्रकार जो है गुप्त में अगर ऐसे शासक नहीं आए जो उतरे गुप्त साम्राज्य को इकट्ठा करके रख पाए, अपना जो है उस पर शासन प्रभुत्व कर पाए, तो क्या हुआ था, गुप्त साम्राज्य को जो है बिखरने लगा था। इसी प्रकार क्या होने लगा, हमारा प्रतिहार वंश भी जो है बिखरने लगा। तो प्रतिहार बिखरने लगा तो उसके बाद क्या हो गया, इन्हीं के अंदर जो सामंत थे, क्या थे, सामंत। तो सामंत मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था सामंत क्या होता है। तो इन्हीं प्रतिहार वंश के ही सामंत थे। उन्होंने क्या किया, प्रतिहार वंश के जो छोटे छोटे राज्य थे, यानी कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, इस पे क्या किए इन्होंने, अलग अलग सामंतों ने है जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यानी कि गुजरात पे अलग, राजस्थान पे अलग, दिल्ली पे अलग सामंत ने साम्राज्य स्थापित किया, यूपी पे अलग साम्राज्य ने स्थापित किया। और एमपी तो ये इस प्रकार सोचिए, जो एमपी पे इस प्रकार से सामंत का प्रभाव था, जो एमपी भी और छोटे छोटे खंड में टूट गया, जिस कारण से क्या हुआ, एमपी में जो है और छोटे छोटे राज्य हो गए। जैसे इसमें 5 राज्य और हुआ था, कितना राज्य, 5 राज्य और हुआ। तो ये एमपी तो छोटा सा स्थान ही है, उसमें से 5 राज्य और हुए, तो और कितना हो गया, और भी छोटा हो गया। जिस कारण से क्या हुआ, जो बाहरी आक्रमणकर्ता जो थे, जैसे हमारा तुर्क से जो आक्रमण करेंगे उनके लिए तो आसान होगा, क्योंकि भारत में तो पहली बात थी जो समानता नहीं थी। उस समय जो शासक थे वो केवल अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट रखना चाहते थे, ना कि पूरे भारत को। जिस कारण से क्या हुआ, हमारा जो है तुर्की आक्रमणकर्ता जो है बहुत ही उग्र तरीके से जो है भारत पे आक्रमण करने लगे। तो एक समय जो था, जब तक जो है मजबूत शासक थे, तो तुर्क जो है, तुर्क को तो रोके रखे। लेकिन जैसे ही हमारा जो है प्रतिहार वंश कमजोर हुआ, उसके बाद जो है चालुक्य वंश भी, जब तक हमारा प्रतिहार और उसके बाद उसके छोटे छोटे साम्राज्य जो है जब तक शक्तिशाली थे, तब तक तो तुर्की को रोक के रखे। लेकिन जैसे ही ये हमारा जो है सामंत जो है कमजोर हुए, तो क्या हुआ, तुर्क का जो है आक्रमण तेजी से हुआ और वो भारत में आए और सत्ता स्थापित कर लिए, जिसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत जो है स्थापित हो गया था। तो इसी के बाद जो है हमारा प्रतिहार वंश टूटा, और प्रतिहार वंश के टूटने के बाद सामंतों ने अपना साम्राज्य बना लिया। तो 10वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, 10वीं सदी तक आते आते जो है सामंत क्या होने लगे,
सामंत प्रभावी होने लगे, जिस कारण से क्या हुआ, हमारा प्रतिहार वंश जो है कमजोर पड़ने लगा और सामंत ने जो है अलग अलग क्षेत्रों पे जो है अपना शासन स्थापित कर लिया। तो चलिए देखते हैं जो गुजरात में कौन सा वंश हो गया, राजस्थान में कौन सा, दिल्ली में कौन सा, एमपी में कौन सा और यूपी में, एमपी में जो है चार, पांच नहीं सॉरी, चार वंश ही हुआ था। तो इस चार वंश में कौन कौन सा वंश है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हम। तो हमारा प्रतिहार जो हो गया, हमारा अगर प्रतिहार के बारे में बात किया जाए, जो प्रतिहार ने कौन कौन से कौन कौन से क्षेत्र पे शासन किया था, तो प्रतिहार ने पहले किया था, पहले हमारा है गुजरात, गुजरात पे शासन किया। गुजरात के पश्चात उन्होंने राजस्थान, राजस्थान के बाद हमारा है दिल्ली, दिल्ली के बाद हमारा है यूपी और यूपी के बाद हमारा है एमपी। तो इतने जो है क्षेत्र पे, इतने बड़े क्षेत्र पे ये प्रतिहार जो है शासन करते थे। लेकिन प्रतिहार कमजोर होने लगे तो क्या हो गया, ये छोटे छोटे राज्य जो है ये अपना स्वायत्त हो गए, यानी कि इसके सामंत जो है अपना खुद का जो है साम्राज्य घोषित करती है। तो गुजरात पे अगर बात किया जाए, जो गुजरात पे इसके बाद किसने शासन किया, प्रतिहारों को जो है कमजोर होने के बाद गुजरात पे किसने शासन किया, तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश कह लीजिए उसको, सोलंकी, सोलंकी वंश ने इस पे जो है शासन किया। तो गुजरात पे प्रतिहार के बाद किन्होंने शासन किया, सोलंकियों ने शासन किया। और राजस्थान के बारे में बात किया जाए तो राजस्थान में किसने, राजस्थान में चौहान वंश ने शासन किया। चौहान या इसी को चाहमान भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चाहमान भी इन्हीं को बोला जाता है। तो राजस्थान में चौहान वंश ने शासन किया और इसी चौहान में हमारे थे पृथ्वीराज चौहान। हुए तो वे सिर्फ 4 पृथ्वीराज चौहान, लेकिन प्रसिद्ध है कि हो पाए पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ। उन्होंने ही जो है 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को हराया था और 1192 के तराइन के तृतीय युद्ध में खुद हार गए और उसके बाद गौरी जो है भारत में अग्रसर हुआ। इसके बाद दिल्ली पे जो है, दिल्ली पे तोमर का शासन था। दिल्ली पे किसका शासन था, दिल्ली पे तोमर वंश का शासन हुआ। और उसी प्रकार अगर बात किया जाए यूपी में, तो यूपी में क्या हुआ, यूपी में हमारे जो है राठौर वंश का शासन हुआ। कौन सा, राठौर वंश, राठौर, इसी को और क्या बोला जाता है, गढ़वाल वंश बोला जाता है, गढ़वाल वंश, राठौर वंश या गढ़वाल वंश। और अगर एमपी के बारे में बात किया जाए तो एमपी क्या हुआ, एमपी फिर चार छोटे छोटे राज्य में जो है विभक्त हो गया। इसमें हमारा पहला था एमपी, चार छोटे छोटे, पहला था हमारा ग्वालियर, पहला हमारा था ग्वालियर, दूसरा था हमारा बुंदेलखंड, क्या था हमारा, बुंदेलखंड, तीसरा था हमारा जबलपुर, तीसरा हमारा क्या था, जबलपुर, और चौथा हमारा क्या था, चौथा था मालवा। तो अगर बात किया जाए जो एमपी के ग्वालियर पे किन्होंने शासन किया, तो ग्वालियर पे जो है कचपगात वंश ने शासन किया। ग्वालियर पे किसने शासन किया, तो ग्वालियर पे कचपगात वंश ने शासन किया, कचपगात ने शासन किया। और बुंदेलखंड पे बात किया जाए तो बुंदेलखंड पे किसने शासन किया, तो बुंदेलखंड पे जो है चंदेलों ने शासन किया। किन्होंने, चंदेलों ने शासन किया। और अगर बात किया जाए जबलपुर में किन्होंने शासन किया, तो जबलपुर पे कलचुरी ने जो है अपना शासन स्थापित किया। और अगर बात किया जाए जो मालवा पे किसने शासन किया, तो मालवा पे जो है परमार ने भी शासन स्थापित किया। और तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो हमारा गुर्जर प्रतिहार के पतन के पश्चात जो है इतने छोटे छोटे सामंतों ने जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिससे क्या हुआ, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ और सामंतों का प्रभाव जो हुआ लगातार बढ़ने लगा। तो अगर बात किया जाए जो, चलिए देख लेते हैं हम पहले गुजरात में सोलंकी वंश के बारे में। किन के बारे में, सोलंकी वंश के बारे में। पहला हमारा सोलंकी वंश, क्या है हमारा, सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश के बारे में बात किया जाए तो इसमें हम प्रमुख पर क्या पढ़ेंगे, इसमें पहले पढ़ेंगे हम इसके संस्थापक कौन थे और प्रमुख राजा कौन थे, क्योंकि इतने सारे राजा का नाम याद रखना मुमकिन नहीं है और एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाता है। तो उसी दृष्टिकोण से हम जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला हम इसमें पढ़ लेंगे संस्थापक और प्रमुख शासक के बारे में पढ़ लेंगे। अगर इनके शासनकाल में कोई तुर्की ने आक्रमण किया तो उनके बारे में पढ़ेंगे, और इनके शासनकाल में कोई ऐसे लेखकार थे तो उनके बारे में ऐसा कुछ जो है चर्चा कर लेंगे, और कोई प्रमुख घटना थी तो उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए पहले हमारे हैं चालुक्य वंश के, चालुक्य या सोलंकी वंश, इसके संस्थापक के बारे में बात किया जाए
तो संस्थापक कौन थे इनके? संस्थापक थे मूलराज। कौन थे संस्थापक? संस्थापक थे मूलराज। और प्रमुख शासक के बारे में बात किया जाए तो प्रमुख शासक कौन थे? इनमें प्रमुख शासक थे एक भीम प्रथम। कौन थे? भीम फर्स्ट। और अगर बात किया जाए भीम फर्स्ट का चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के कारण शासनकाल में जो है आप सुने होंगे जो महमूद गजनबी जो है, महमूद गजनी जो है आए थे और सोमनाथ मंदिर पे जो आया और आक्रमण किया और बहुत सारा सोना लूट के चला गया। तो इसी कारण से इनका चर्चा किया जाता है क्योंकि इन्हीं के काल में जो है, क्योंकि गुजरात में ही हमारा सोमनाथ मंदिर है और गुजरात में ही हमारा सोलंकी वंश है। तो उसी समय जो है गुजरात में जब आक्रमण किया था महमूद गजनी, तो उस समय शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। तो महमूद गजनी का आक्रमण, महमूद गजनी का आक्रमण। और आक्रमण कहाँ किया था? आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर हमारा कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। अगर बात किया जाए और इनकी जो एक रानी थी, इनकी रानी थी कौन सी रानी? उदयमती। रानी उदयमती थी। इन्होंने जो है रानी का बाप बनवाया था। क्या बनवाया था? रानी का वाप बनवाया था। रानी का वाप क्या है? एक प्रकार का मान लीजिए कुआं है, लेकिन भूल भुलैया से कुआं है। क्योंकि सामान्य हमारा संरचना कैसा होता है मंदिर या कोई भी महल का, आप ऊपर की ओर बढ़िएगा, लेकिन रानी का वाप क्या है? रानी के वाप नीचे की ओर उतरता है रानी का वाप। तो इसलिए इसका चर्चा होता है। इनकी रानी कौन थी? इनकी रानी थी उदयमती, जिन्होंने रानी का वाप बनवाया। और इसमें एक और हमारे प्रमुख शासक थे जय सिंह। क्योंकि अब ये इस जय सिंह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे जय सिंह आए थे। तो याद रखिएगा एक जय सिंह सोलंकी वंश में भी थे। तो एक शासक थे हमारे जय सिंह, और जय सिंह के सर दरबार में जो है हेमचंद नामक विद्वान रहते थे। कौन थे हमारे? जय सिंह के दरबार में कौन रहते थे? हेमचंद्र नामक विद्वान रहते थे। और हेमचंद्र ने किसकी रचना की थी? परिशिष्ट पर्वन की। परिशिष्ट पर्वन की जो है इन्होंने रचना की थी, इसलिए इनकी चर्चा होती है। कभी पूछ लेता है हेमचंद्र किसके दरबार में थे? तो जय सिंह के दरबार में थे। और उन्होंने कौन सी रचना की थी? तो परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी। और अगर बात किया जाए जो इसके बाद एक और हमारे प्रमुख शासक थे, ये तो हो गए भीम प्रथम। और इसी एक और हमारे प्रमुख शासक हुए जिनका नाम था भीम द्वितीय। क्या नाम हुआ? भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि आबू पर्वत की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को इन्होंने ही पराजित किया था। तो आबू पर्वत की लड़ाई, आबू पर्वत की लड़ाई में गौरी को पराजित किया। गौरी को पराजित किया। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख जो है सोलंकी वंश के शासक। अगर बात किया जाए सोलंकी वंश के बारे में तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज थे। और प्रमुख शासक में एक थे भीमराज, भीम प्रथम। इनकी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो है महमूद गजनी जो है सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। और इन्हीं की एक रानी थी जिनका नाम था उदयमती। उन्होंने रानी का भाव बनवाया था, इसलिए भीम प्रथम की चर्चा होती है। तो महमूद गजनी का आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर पे। इनकी रानी थी उदयमती, जिन्होंने रानी का बाप बनवाया। और एक और हमारे प्रमुख शासक थे जय सिंह, जिनके दरबार में हेमचंद्र रहते हैं। और हेमचंद्र ने किसकी रचना की थी? परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी। अगर बात किया जाए जो भीम द्वितीय की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने जो है आबू पर्वत की लड़ाई में गौरी को पराजित किया था। क्या किया था? आबू पर्वत की लड़ाई में गौरी को पराजित किया था। तो ये तो हो गए हमारे गुजरात के जो है, गुजरात के सोलंकी वंश। इसके बाद हमारा क्या है? राजस्थान के चौहान या चाहमान वंश। तो चलिए हम राजस्थान के चौहान के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारे दो प्रमुख है। उसके बाद हमारे बहुत छोटे छोटे राज्य जैसे हो गए हमारे तोमर, गढ़वाल, राठौर, यानी कि उसके बाद यूपी के हम एक ही दो राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वही एक दो से कभी कभार प्रश्न आ जाता है, क्योंकि सभी के बारे में पढ़ना उतना मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है गैदर हो जाएगा, जिसको याद रखना जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा और उतना
आपको पूछेगा भी नहीं। अगर आप एमपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एमपी से रिलेटेड जो है कोई फैक्ट पूछ सकता है। तो अगर आप कोई लोग जो है एमपीएसआई या एमपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। तो हम तक कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम जो है इसके बाद हम सोलंकी वंश पढ़ लिए हैं। अब हमारा है चौहान वंश। क्या है हमारा? चौहान वंश। चौहान वंश या इसी को जो है चामान वंश भी कहते हैं। अगर बात किया जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक जो थे वो थे सिंहराज। कौन थे? सिंहराज इसके चौहान वंश के संस्थापक थे। अगर चौहान वंश का क्षेत्र बात किया जाए तो चौहान वंश का क्षेत्र क्या था हमारा? मैंने आपको अभी ऊपर बताया क्या था हमारा चौहान वंश का क्षेत्र? तो राजस्थान था चौहान वंश का क्षेत्र। अगर प्रमुख शासक की में बात किया जाए जो उसके प्रमुख शासक कौन थे? तो इसके प्रमुख शासक में जो है दो लोगों की बात होती है। प्रमुख शासक में दो लोगों की बात होती है। एक है हमारा विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, और एक है हमारा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान जो हम जिनको जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय। अगर बात किया जाए पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1177 से लेके 1192 तक था। क्यों? क्योंकि 1192 के तरह इनके द्वितीय युद्ध में गौरी उनको हरा देता है। तो अगर बात किया जाए जो ये तो हो गए संस्थापक सिंहराज, इसलिए इसकी चर्चा की जाती है। ये विग्रहराज की चर्चा क्यों होती है और प्रमुख शासक इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि विग्रहराज जो है इन्होंने जो है तोमरों को पराजित किया था। किसको? तोमरों को पराजित किया। तोमर कौन थे? तो तोमर थे प्रतिहार वंश के टूटने के बाद जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया था। जिस वंश ने दिल्ली पे शासन किया था वो कौन सा वंश था हमारा? तोमर वंश था। तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? तोमरों को पराजित किया और दिल्ली पर क्या कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये हो गए विग्रहराज चतुर्थ। अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त बोल रहे हैं, पृथ्वीराज तृतीय की चर्चा क्यों होती है? तो चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इनके काल में जो है तीन प्रमुख चीजें। पहले तो एक इनके यहाँ दो विद्वान रहते थे। कितने विद्वान? वह विद्वान तो थे लेकिन उनमें से दो की चर्चा होती है। एक है हमारा चंद्रबरदाई और दूसरा है हमारा जैनक भट्ट। अगर बात किया जाए चंद्रबरदाई की चर्चा क्यों की जाती है? तो चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जिस कारण से इनकी चर्चा होती है। पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज तृतीय की जो है चर्चा की गई है। इनके गुणों के बारे में बताया गया है, इनको महान बताया गया है पृथ्वीराज रासो में। और इसी प्रकार जो है एक और पुस्तक लिखा, किन्होंने लिखा? जैनक भट्ट ने। वो कौन सा पुस्तक था हमारा? वो था हमारा पृथ्वीराज विजय। क्या था हमारा? पृथ्वीराज विजय। और ये तो हो गए उनके विद्वान। और इसमें दो युद्ध भी लड़े इन्होंने एक युद्ध कब लड़ा? 1191 में, तराइन का फर्स्ट युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? इस तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने जो है गौरी को हराया। किनको? मोहम्मद गौरी को हराया। और ठीक इससे अगले साल यानी कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ। और इसमें तराइन के सेकेंड युद्ध में जो है इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने जो है चंद्रगुप्त बार बार बोला जा रहा है, पृथ्वीराज तृतीय को जो हरा दिया था। तो गौरी ने हराया। किन्होंने हराया? गौरी ने हराया इनको। तो ये थे हमारे चौहान वंश के कुछ शासक। अगर बात किया जाए चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक जो है वो है सिंहराज।
प्रमुख शासक में बात किया जाए तो प्रमुख शासक थे इनके विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। विग्रहराज चतुर्थ की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने जो है तोमरों को पराजित किया और दिल्ली पर शासन किया। उसी के बाद जो है हमारा पृथ्वीराज तृतीय, इनकी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि इनके काल में जो है पहले तो 2 युद्ध हुआ था, जिस कारण से इनकी चर्चा होती है। और 2 विद्वान भी इनके काल में रहते थे, जिनका नाम था, एक का नाम था चंद्रवरदाई और दूसरा का नाम था जनकवट। चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा था, जनकवट ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। और 2 युद्ध में से एक युद्ध था हमारा 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें जो है इन्होंने गौरी को हराया था। और 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ, इसमें गौरी ने हराया। किनको हराया? पृथ्वीराज तृतीय को गौरी ने हरा दिया। तो ये हो गए हमारे गुजरात के सोलंकी वंश हो गए, राजस्थान के चौहान वंश हो गए। तो चलिए अब दिल्ली के तोमर पढ़ लेंगे, उसके बाद यूपी के राठौर पढ़ लेंगे, और उसके बाद एमपी में से कुछ पढ़ लेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एमपी जो है, अगर आप एमपी पीएससी या एमपी एसआई या एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं दिल्ली के तोमर वंश के बारे में। तोमर वंश, तो तोमर वंश जो है, इसका क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र था दिल्ली। और इसमें सिर्फ आप एक राजा का याद नाम रखिए, सिर्फ एक शक्तिशाली राजा थे, शक्तिशाली शासक थे, जिनका नाम था अनंगपाल। बस आप इतना ही इसमें याद रखिए, क्योंकि आज तक कभी तोमर वंश से जो है क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो फालतू में इसको पढ़ना भी उचित नहीं है। तो सिर्फ तोमर वंश में इतना याद रखिए, जो तोमर वंश का क्षेत्र क्या था? तोमर वंश का क्षेत्र था दिल्ली, और शक्तिशाली शासक में एक थे अनंगपाल। तो इसके बाद हमारा क्या हो गया? दिल्ली का तोमर खत्म हो गया। अब यूपी के गढ़वाल वंश जो बच गए थे, यूपी के गढ़वाल या राठौर वंश। तो चलिए हम देख लेते हैं गढ़वाल या राठौर वंश, गढ़वाल या राठौर वंश। अगर बात किया जाए जो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो इसके संस्थापक जो थे चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव थे। और इसमें एक प्रमुख शासक थे, जिनका नाम था जयचंद। नाम तो आप जरूर सुने होइएगा, जयचंद। और इनकी ही पुत्री थी, और जयचंद की ही पुत्री थी संयोगिता। उनकी पुत्री थी संयोगिता, जिनको जो है पृथ्वीराज चौहान जिनको लेके चले गए थे, इसलिए इसकी चर्चा होती है। तो इनकी ही पुत्री थी संयोगिता, और इनसे एक युद्ध भी हुआ था गौरी से 1194 में, चंदावर के युद्ध चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद से जो है, चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। इसमें चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। अगर बात किया जाए जो, तो ये थे हमारे कुछ शासक, और ये संस्थापक और एक शासक, गढ़वाल वंश और राठौर वंश। इसका क्षेत्र क्या था? हमारा यूपी का क्षेत्र था। और संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रदेव थे। और प्रमुख शासक के बारे में बात किया जाए तो प्रमुख शासक कौन थे? जयचंद थे। और जयचंद की ही एक पुत्री थी, जिनका नाम था संयोगिता। इनको ही, ये जो संयोगिता है, इनको पृथ्वीराज तृतीय जो है लेके चले गए थे। इनसे जो है प्रेम था, और इसको लेके चले गए थे, जिस कारण से जयचंद ने ही जो है गौरी को आमंत्रित किया, और 1191 की लड़ाई में जो है पृथ्वीराज से युद्ध किया। और 1191 में तो पहले तराइन के युद्ध में वो हार गए, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का जो है हरा दिए।
और उसी के बाद जिन्होंने बुलाया जयचंद्र ने उसको बुलाया, और 1194 के चंदावर के युद्ध में जो है गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया। तो इससे क्या हुआ आप देख सकते हैं, जो गौरी धीरे धीरे क्या कर रहा है, हमारे जो उत्तर भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले हमारा तराइन के युद्ध में राजस्थान वाला क्षेत्र जीता, उसके बाद अब हमारा यूपी के क्षेत्र तक वो आ चुका है। तो किस प्रकार से हमारा जो है साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो है क्रम स्थापित हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही जो है दिल्ली सल्तनत को जो है स्थापित करेगा। तो ये तो हो गए हमारे गाढ़वाल या राठौर वंश। अब चलिए देख लेते हैं एमपी की कुछ शासक थे, उसमें तो एक मालवा के परमार। कौन थे? मालवा के परमार। अगर बात किया जाए जी इसके परमार के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जो थे उपेंद्र थे, या इनको कृष्ण भी कहा जाता है, उपेंद्र या कृष्ण, ये दोनों क्या थे, ये थे संस्थापक। अगर बात किया जाए जी इसके प्रमुख शासक कौन थे, प्रमुख शासक कौन थे, तो प्रमुख शासक थे राजा भोज। और यही इन्हीं से रिलेटेड वो किस्सा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज इनका शासनकाल कब से कब तक था, 10 से लेके 1060 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल किया जाए। तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी धार में जो है राजा भोज ने राजधानी कहाँ बनाया था, धार। और धार में ही इन्होंने जो है एक संस्कृत विद्यालय जो है, धार में जो है संस्कृत विद्यालय बनवाया, और एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया था, एक सरस्वती मंदिर भी जो है इन्होंने बनवाया था। और इन्होंने जो है राजा भोज ने जो है भोपाल के निकट भोजसर नामक तालाब का निर्माण कराया था। भोपाल में इन्होंने जो है भोजसर नामक तालाब बनवाया था, भोजसर नामक तालाब बनवाया था। अगर बात किया जाए तो ये जो है लेखक भी थे, तो इनकी जो है कुछ रचना भी है, तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। अगर इनकी रचना के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने 3 पुस्तक लिखी। पहला था हमारा सरस्वती कंठावरण। तो आपको जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सरस्वती जी के बारे में बात किया जाए तो सरस्वती कंठ की देवता कहलाती है। कंठ क्या होता है हमारा, कंठ संगीत के लिए फेमस है, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, ये संगीत से रिलेटेड था। पहला हमारा सरस्वती कंठावरण जो संगीत से रिलेटेड था। दूसरा था हमारा सामरंगम सूत्रधार। क्या था हमारा, सामरंगम सूत्रधार। ये जो है हमारा स्थापत्य से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड है, स्थापत्य से रिलेटेड है। और एक और पुस्तक इनकी है, इनका नाम है युक्तियुक्त कल्पतरु। क्या है, युक्तियुक्त कल्पतरु। अगर बात किया जाए जो ये कौन किससे रिलेटेड है, तो ये जो है हमारा शिल्प से रिलेटेड है। तो ये गए हमारे मालवा के कुछ शासक के बारे में। अगर बात किया जाए जो मालवा के परमार के संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे हमारे उपेंद्र या कृष्ण। अगर प्रमुख शासक के बारे में बात किया जाए जो प्रमुख शासक कौन थे, तो प्रमुख शासक थे राजा भोज, जिनका शासनकाल 10 से लेके 1060 तक है। अगर उनकी बात किया जाए जो उनकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी थी धार। तो धार में जो इन्होंने राजा भोज ने एक संस्कृत विद्यालय बनवाया और एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया था। और राजा भोज ने जो है भोपाल में भोजसर नामक तालाब भी बनवाया था। राजा भोज ने भोपाल में अपने नाम यानी कि भोजसर, अपना नाम में सर लगा दिए, भोजसर नामक तालाब बनवाया था। कहाँ बनवाया, भोपाल में। और किन्होंने बनवाया, राजा भोज ने। और राजा भोज जो है वो कबीर भी थे, यानी कि तो उन्होंने कुछ जो है साहित्य की या कुछ पुस्तक की जो है रचना की, जिसमें हमारा प्रथम है सरस्वती कंठावरण। सरस्वती कंठावरण किससे रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है।
सामरंगम सूत्रधार किससे रिलेटेड है? स्थापत्य से रिलेटेड है। और युक्त युक्त कल्पतरु किससे रिलेटेड है? शिल्प से रिलेटेड है। तो ये हो गए हमारे मालवा के परमार के बारे में। तो चलिए अब चंदेल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि चंदेल से जो है, चंदेल उस समय का जो है शहर के बारे में चंदेलों की जो चर्चा होती है। तो चंदेल के बारे में देख लीजिए। तो चंदेल का पहले आप प्रमुख शहर देख लीजिए कौन कौन सा है प्रमुख शहर, क्योंकि वो पूछा जा सकता है कभी। प्रमुख शहर के बारे में बात किया जाए तो यह है महोबा है, खजुराहो है, खजुराहो है, खजुराहो का मूर्ति जैसे आप लोगों को याद होगा, खजुराहो है, छतरपुर है। ये हमारा जो हो गया उस समय का प्रमुख शहर हो गया। अगर बात किया जाए चंदेल के संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे नन्नुक। कौन थे? संस्थापक थे नन्नुक। और प्रमुख शासक में जो थे प्रमुख शासक थे हमारे गंग, गंड और विद्याधर। तो ये थे हमारे चंदेल। और उसी प्रकार देख लीजिए चेदी के बारे में थे। चेदी में सिर्फ आप इतना याद रखिए, चेदी या जबलपुर के कलचूरी, चेदी के कलचूरी। तो अगर कलचूरी के बारे में देखा जाए तो इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखिए, जो इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे कोक्कल प्रथम। कौन थे? कोक्कल प्रथम। तो अगर बात किया जाए चंदेल पहले, तो चंदेल के प्रमुख शहर कौन कौन थे? महोबा थे, खजुराहो था और छतरपुर था। और इसके संस्थापक नन्नुक। और प्रमुख शासक के बारे में बात किया जाए तो वो थे घंग थे, गंड थे और विद्याधर थे। और चेदी के कलचूरी के बारे में बात किया जाए तो कलचूरी के संस्थापक कौन थे? कोक्कल प्रथम। तो ये हमारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो था, प्रतिहार वंश के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। प्रतिहार वंश के बाद जो है, प्रतिहार वंश जब विखंडित हुआ तो छोटे छोटे क्षेत्रों पे जो है छोटे छोटे राज्य ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसके बाद हमारा कौन बच जाता है? इसके बाद हमारा बच जाता है पाल वंश। कौन बन जाता है? पाल वंश। क्योंकि जो है हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष में जो हमारा था, त्रिपक्षीय संघर्ष में देख लीजिए हमारा कौन कौन था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में हमारा थे प्रतिहार। तो प्रतिहार के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को भी पाल के बारे में बता दूंगा। जब मैं पाल वंश के बारे में मैं जब आपको बता दूंगा, तब मैं उसी समय जो आपको बाह्य आक्रमण के बारे में बता दूंगा। बाह्य आक्रमण को किन्होंने? तो मोहम्मद गजनबी और गौरी के बारे में मैं बता दूंगा। उसके बाद जो है हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, और उसी प्रकार दक्षिण के कुछ राज्य होंगे उसको पढ़ लेंगे, तब हम स्थापत्य कला की ओर अग्रसर होंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। किसके? पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। अगर बात किया जाए पाल वंश के बारे में, तो पाल वंश का पहले तो क्षेत्र कहाँ? पाल वंश का क्षेत्र जो है वर्तमान का यूपी और बंगाल का क्षेत्र था। तो हमारा है पाल वंश। अगर पाल वंश के बारे में बात किया जाए तो इनका क्षेत्र कौन सा था? तो इनका क्षेत्र जो है वर्तमान का जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। पश्चिम बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। यानी कि अगर ये हमारा भारत है, तो ये हमारा यहाँ पे यूपी बिहार का जो क्षेत्र है ये हमारा हो गया पाल वंश। तो यहाँ पे कौन सा था हमारा? यहाँ था हमारा पाल वंश। और इसी के ऊपर जो है यहाँ पे हमारा जो है राजस्थान, गुजरात, ये जो था हमारा, ये क्या था हमारा? ये था हमारा प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। और इसके नीचे जो ये था हमारा राष्ट्रकूट वंश। और ये दोनों जो है यहाँ पे जो कन्नौज के लोग ये तीनों भिड़ गए, जिस कारण से इसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रतिहार के बारे में बता दिया, मैं पाल वंश के बारे में बता दूँ। उसके बाद जो है आप कृष्णा की दक्षिण में जो है जिसको दक्षिण भारत का राज्य बोलते हैं, उसमें राष्ट्रकूट के बारे में बताते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा। तो चलिए हम पहले पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। तो पाल वंश के बारे में बात किया जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो इनके संस्थापक शायद थे गोपाल।
एक बार थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतना संस्थापक मुझको भी याद नहीं। तो शायद ये थे गोपाल थे इसके संस्थापक। और ये इसके शासनकाल के बारे में बात किया जाए तो ये 750 से 1100 तक नहीं, ये तो पाल वंश का कालखंड हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया पाल वंश का शासनकाल। पाल वंश जो है 750 से 1160 तक थे। अगर बात किया जाए गोपाल के बारे में, तो गोपाल जो है, गोपाल को जो है जनता ने चुन के भेजा था। सोच लीजिए, पहले कहा हमारा राजतंत्रात्मक था, लेकिन गोपाल ऐसे शासक थे जिनको जनता ने चुन के भेजा था। तो गोपाल कौन है? जनता के द्वारा चुना गया शासक, जनता के द्वारा चुना गया शासक। और इन्होंने जो है उदंतपुरी महाविहार का निर्माण कराया था। तो एग्जाम में ये आपको बहुत पूछता है, जो उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? उदंतपुरी महाविहार का निर्माण कराया था, उदंतपुरी महाविहार बनवाया था। उदंतपुरी, एक सेकंड तो इसको ठीक से लिख देता है। उदंतपुरी महाविहार बनवाया। इन्होंने क्या किया? गोपाल ने जो है उदंतपुरी महाविहार का निर्माण करवाया था। अगर इसी के बारे में बात किया जाए तो इसके अगले शासक थे, इसमें प्रमुख शासक में एक है हमारा धर्मपाल। कौन है? हमारा धर्मपाल। और इनका शासनकाल 770 से लेके 810 तक है। और अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है विक्रमशिला, जो है विक्रमशिला महाविहार बनाया और सोमपुरी महाविहार बनाया। तो इन्होंने विक्रमशिला महाविहार बनाया, विक्रमशिला विक्रमशिला महाविहार बनाया। विक्रमशिला हमारा वर्तमान में कहाँ पर है? तो विक्रमशिला हमारा वर्तमान बिहार में है। और उसके बाद में बात किया जाए तो उन्होंने एक सोमपुरी जो है महाविहार के बारे में राम विहार बनवाया, महाविहार बनवाया, सॉरी, सोमपुरी महाविहार बनवाया। और ये जो है वर्तमान में कहाँ है? तो ये हमारा वर्तमान जो है बांग्लादेश में, ये हमारा बांग्लादेश में। और इसके बाद एक और हमारे शासक हुए जिनका नाम है देवपाल। जिनका नाम क्या है? देवपाल। ये हमारा क्या हो गई? ये पाल वंश के जो है अंतिम शासक थे। नहीं, अंतिम शासक तो नहीं थे, लेकिन प्रमुख शासक थे। इनका शासनकाल था 810 से लेके 850 तक। तो ये कुछ हो गए हमारे शासक। ओ तो देख लीजिए हमारे पाल वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 750 से 1160। अगर क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, तब के पश्चिम बंगाल में जो है हमारा बांग्लादेश भी आता था। तो याद रखिएगा, अगर अभी से आपको बांग्लादेश दे दे तो आप उसको भी टिक कीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बांग्लादेश भी है इसमें, बांग्लादेश। तो इनका क्षेत्र कहाँ था? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार, ये इनका क्या था? क्षेत्र था। अगर संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो ये शायद थे गोपाल। ये जो है जनता के द्वारा चुना गया शासक था। और इन्होंने उदंतपुरी महाविहार क्या किया था? उदंतपुरी महाविहार बनवाया था। और उसके बाद जो है शासक है धर्मपाल। इन्होंने जो है विक्रमशिला महाविहार बनवाया। और वो अभी कहाँ है? वो तो हमारा बिहार में। और सोमपुरी महाविहार बनवाया। सोमपुरी महाविहार अभी कहाँ है? बांग्लादेश में है। और उसके बाद हमारा ये हो गए शासक देवपाल। तो ये हमारे थे पाल वंश। और पाल वंश के बाद ये एक छोटे समय के लिए जो है बंगाल पे सेन वंश का शासन हुआ। किसका शासन हुआ? सेन वंश का शासन हुआ। तो इसकी सबसे योग्य शासक सुन लीजिए सब। इन्होंने जो है 1160 से 1206 तक इन्होंने जो है शासन किया। और योग्य शासक जो है, योग्य शासक में हमारा प्रथम है लक्ष्मण सेन। कौन है? लक्ष्मण सेन। और इनकी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि इन्हीं के दरबार में एक लेखक थे, इन्हीं के दरबार में एक लेखक थे जयदेव। कौन थे? जयदेव, जिन्होंने जो गीता गोविंद नामक पुस्तक लिखा था, जिन्होंने गीता गोविंद नामक जो है पुस्तक लिखा था। और इसी के शासनकाल, लक्ष्मण सेन के शासनकाल में जो है बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार को क्या किया था?
जलाया था। तो इन्हीं के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने जो है बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया था। नालंदा महाविहार जलाया था। तो अगर बात किया जाए जो सेन वंश कौन थे, तो सेन वंश जे थे जो पाल वंश के पतन के पश्चात पाल वंश के पतन के पश्चात जो है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार के क्षेत्र पे जो है शासन किया। पाल वंश के पतन के बाद जो शून्यता उत्पन्न हुई थी, उस शून्यता को भरने के लिए सेन वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अगर सेन वंश के बारे में बात किया जाए, उन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो सेन वंश ने जो है 1160 से 1206, यानी कि जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी तब तक जो है सेन वंश ने उस क्षेत्र पर शासन किया। अगर योग्य शासक के बारे में बात किया जाए, तो योग्य शासक कौन थे, उसमें एक योग्य शासक थे लक्ष्मण सेन। अगर लक्ष्मण सेन के बारे में बात किया जाए, तो लक्ष्मण सेन की आखिरकार चर्चा क्यों होती है, क्योंकि सेन वंश के बारे में मैंने तो आपको संस्थापक के बारे में भी नहीं बताया, तो उन्होंने जो है कोई कार्य भी नहीं किया, जिस कारण से उनको पूछा भी नहीं जाता। लेकिन लक्ष्मण सेन के बारे में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में जो है, यानी कि उनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था जयदेव, और उन्होंने क्या किया, उनके शासनकाल में एक लेखक थे जिनका नाम था जयदेव। इन्होंने जो है गीता गोविंद नामक पुस्तक लिखा था, और इन्हीं के शासनकाल में जो है बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा महाविहार को जलाया था। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जलाया। तो ये हो गए हमारे सेन वंश। तो अब अगर बात किया जाए, जो मैंने तो आप लोगों को गुर्जर प्रतिहार में जो 2 वंश सम्मिलित थे, जिनमें हमारा हो गया कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर 3 वंश जो थे, उनमें से मैंने आप लोगों को जो है गुर्जर प्रतिहार और उसके बाद जो है पाल वंश, इसके बारे में बता दिए। चलिए अब हम पहले बाह्य आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है दक्षिण के राज्य पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हम स्थापत्य के बारे में थोड़ा बताएंगे, और उसके बाद ये हमारा मन क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, अगर बात किया जाए जो बाह्य आक्रमण में सबसे पहले ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने जो है भारत में आक्रमण किए थे, तो पहला हमारा अरब आक्रमण जो हुआ, पहला हमारा जो अरब आक्रमण हुआ, वो आक्रमणकर्ता कौन थे, पहला आक्रमण जो अरब आक्रमण जो हुआ 712 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 712 ईस्वी में। और किन्होंने जो है आक्रमण किया, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। तो अगर बात किया जाए जो सबसे पहला जो है बाहरी आक्रमण कौन था, तो सबसे पहला बाहरी आक्रमण था हमारा अरब आक्रमण। और कब हुआ था हमारा, तो 712 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद हमारे आए महमूद गजनी, और इन्होंने 1000 से लेके जो है 1027 तक जो है लगातार आक्रमण किया। तो इन्होंने इतने जो है काल में जो है, इतने वर्षों में जो है 17 बार आक्रमण किया। कितना, 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया। अगर बात किया जाए जो प्रथम आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम आक्रमण जो है शाही वंश के विरुद्ध हुआ था। शाही वंश हमारा एक कश्मीर का वंश है। तो कभी हम आपको जो है एक छोटा सा वीडियो कश्मीर के राजवंश के बारे में बना के दे देंगे, जिसमें 3-4 वंश है, उसको कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा वो, तो आप उसमें जान लीजिएगा। तो ये हमारा कौन सा वंश था, ये हमारा वंश था शाही वंश। और शाही वंश के विरुद्ध ही उन्होंने क्या किया था, हमारा शाही वंश के विरुद्ध ही उन्होंने पहला आक्रमण किया था। अगर बात किया जाए जो इनका प्रमुख आक्रमण या जो है सबसे बड़ा आक्रमण हुआ सोमनाथ का आक्रमण। सोमनाथ आक्रमण ये कब हुआ था, तो सोमनाथ आक्रमण जो इन्होंने 1025 या 26 में किया था, 1025 या 26 में किया था। और 10 से 25 या 26 में, और किसके शासनकाल में हुआ, तो याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कब, जो मैंने आपको बताया था जो
सोलंकी जो है सोलंकी राजवंश के विरुद्ध हुआ था, सोलंकी वंश के विरुद्ध हुआ था। तो सोलंकी वंश के विरुद्ध जो है इन्होंने सोमनाथ जो है आक्रमण हुआ था 1025 से 26 में। इन्होंने सोलंकी वंश के शासन काल में जो है सोमनाथ पर इन्होंने आक्रमण किया था। और उसके बारे में बात किया जाए तो उसका इनका अंतिम आक्रमण कब हुआ था, तो इसका अंतिम आक्रमण जो था, अंतिम आक्रमण था 1027 में जो है जाटों के विरुद्ध, राजस्थान के जाटों के विरुद्ध। इन्होंने जाट के विरुद्ध जो है अपना आक्रमण खोला और जाटों ने इनको लूट के वापस इनको पिघला दिया। तो सोच लीजिए, अगर बात किया जाए जो गजनबी का उद्देश्य क्या था, तो अरब से जो आक्रमण होता था उनका प्रमुख उद्देश्य होता था धन को लूट के चला जाना, न कि भारत में सत्ता स्थापित करना। ये जो है सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी ने जो है आक्रमण शुरू किया। तो अगर बात किया जाए जो इनका उद्देश्य क्या था, आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो धन प्राप्ति। क्या था, धन प्राप्ति इनका उद्देश्य था। सैन्य संसाधनों का जो है जुटाना, सैन्य संसाधन के लिए जो ये सैन्य संसाधन के लिए ये लोग आक्रमण करते थे, और धर्म का प्रसार के लिए, धर्म प्रचार के लिए जो ये लोग जो है आक्रमण करते थे। तो ये हो गए हमारे महमूद गजनबी। अगर बात किया जाए जो इसी दौर में और कुछ हुआ, जो इन्होंने जो है पंजाब पर क्या किया था, पंजाब पर जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रारंभ किया। और उसके बाद जो है इन्हीं के शासनकाल में, मोहम्मद गजनबी के काल में ही अलबरूनी जो है भारत आया था। क्यों आया था भारत, अलबरूनी नामक विद्वान जो है, अलबरूनी जो विद्वान है वो भारत आया। और इन्होंने जो एक किताब लिखा, किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद, या तहकीकाते हिंद। और इन्होंने इसे किस भाषा में लिखा था, तो इन्होंने जो इसे अरबी भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। और ये जो है किताबुल हिंद, ये जो है उस समय का जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ये सब समाज के बारे में जो वो ये जो बुक है हमारा किताबुल हिंद, वो उस समय की सामाजिक स्थिति और संस्कृति हमारा कैसा था, यानी कि स्थापत्य कैसा था, मूर्ति कला कैसा था, चित्रकला कैसा था, इसके बारे में जो है विस्तार से बताता है। तो ये हो गए हमारे महमूद गजनबी। अगर बात किया जाए जो पहला आक्रमण कब हुआ, बाह्य आक्रमण, तो अरब आक्रमण हुआ कब, 712 ईस्वी में। और किन्होंने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद आए महमूद गजनबी, उन्होंने 1000 से 127 के बीच में जो है 17 बार इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण कब हुआ, शाही वंश के विरुद्ध हुआ। और सोमनाथ पर आक्रमण जो है 1025 या 26, यानी कि लास्ट में जो उन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण किया। और सोमनाथ पर आक्रमण किया उस समय जो है उस क्षेत्र पे शासन किस वंश का था, तो सोलंकी वंश का शासन था। और अंतिम आक्रमण जो हुआ 10 से 27 में राजस्थान के जाटों के विरुद्ध। अगर बात किया जाए गजनबी का उद्देश्य क्या होता था, तो उद्देश्य होता था धन को प्राप्त करना, सैन्य संसाधनों को प्राप्त करना, और धर्म का प्रचार करके जो है वापस चला जाना। और इन्हीं के साथ साथ जो है महमूद गजनी के जो साथ साथ है एक विद्वान आया जिनका नाम था अलबरूनी, जो है विद्वान था। इन्होंने जो है किताबुल हिंद लिखा या तहकीकाते हिंद। और ये किस भाषा में था, तो ये था अरबी भाषा में। और किताबुल हिंद की चर्चा क्यों होती है, क्योंकि इससे से जो है 12 और 11वीं और 12वीं शताब्दी के जो है उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के जो है समाज और संस्कृति को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसीलिए उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बताता कौन, किताबुल हिंद। तो ये हो गए हमारे मोहम्मद गौरी। अब चलिए देख लेते हैं महमूद गजनबी। अब देखते हैं हम गौरी का किसका आक्रमण, गौरी का आक्रमण। अगर बात किया जाए जो गौरी 1175 से लेके जो है गौरी और 1206 तक, क्योंकि 1206 में इनकी तो मृत्यु हो जाती है। 1206 के बीच विभिन्न युद्धों के द्वारा अफगानिस्तान से लेकर
बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। 12 के बीच जो है अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक, अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक जो है ये साम्राज्य स्थापित करते हैं, साम्राज्य बनाते हैं। तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया जैसे 1192 का युद्ध में जो है राजस्थान का क्षेत्र जीता, उसके बाद 1194 जो है उसके बाद आगे यूपी का क्षेत्र जीत लिया, जिस कारण से वो पूरा उत्तर भारत का पट्टी जो वो जीत चुके थे। अगर बात किया जाए जो इसका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था भारत पर नियंत्रण करना, भारत पर नियंत्रण के उद्देश्य से जो है ये लोग आक्रमण करते थे, न कि महमूद गजनबी के द्वारा, महमूद गजनबी के तरह भारत से धन को लूटे, धर्म प्रचार किए और यहाँ से वापस लौट गए। नहीं, ये मोहम्मद गौरी जो आक्रमण किए ये भारत पे नियंत्रण के उद्देश्य से ही जो है भारत पर आक्रमण किए। तो अगर बात किया जाए जो 1206 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद में इस क्षेत्र को जो है किन किन को दिया गया, तो मृत्यु के पश्चात क्षेत्र 3 भागों में बटा, क्षेत्र 3 भागों में बटा। पहला हो गया हमारा अफगानिस्तान का क्षेत्र, दूसरा हो गया हमारा सिंध का क्षेत्र, सिंध यानी कि वर्तमान पाकिस्तान और हमारा कश्मीर का क्षेत्र। उसके बाद हमारा हो गया बंगाल क्षेत्र, और उस हो गया बंगाल क्षेत्र। अगर बात किया जाए जो अफगानिस्तान का क्षेत्र किसको दिया गया, तो अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है यालदौज को दिया गया, किसको, यालदौज को दिया गया। और सिंध का क्षेत्र जो है कुबाचा को दिया गया। और बंगाल का क्षेत्र किसको दिया गया, तो बंगाल का क्षेत्र जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। तो ये हो गए कुछ गौरी के आक्रमण के बाद शासनकाल जो है शासक किस किस को बनाया गया। तो इसी के बाद हमारा दिल्ली सल्तनत का जो क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का आरंभ हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन को जो ये है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ वो आप लोगों ने देखा। जो सबसे पहले हमारा बाह्य आक्रमण हुआ, गौरी ने क्या किया, बाहर से आक्रमण किया, उसके बाद भारत पर जो है धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करके एक बड़ा साम्राज्य बनाया। और उनकी मृत्यु के बाद जो उन्होंने साम्राज्य को 3 खंड में विभाजित किया और तीनों खंड में जो है 3 अलग शासक को बैठाया। पहला हमारा क्षेत्र था अफगानिस्तान पर, जिस पे जो है यालदौज को दिया, जिसका क्षेत्र यालदौज को दिया। और दूसरा हमारा था सिंध का क्षेत्र, जिसको जो है कुबाचा को दिया। और तीसरा हमारा क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगी, जिससे हमारा मध्यकाल शुरू हो जाएगा। तो अब हमारा जो है यहाँ से मध्यकाल आरंभ हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया उत्तर भारत की स्थिति, जो उत्तर भारत में हमारा क्या चल रहा था। तो अब चलिए ये देख लेते हैं जो हम दक्षिण भारत में हमारा क्या चल रहा था। दक्षिण भारत के राज्य में के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारा दक्षिण भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य। अगर दक्षिण भारत के बारे में राज्य के बारे में बात किया जाए तो पहले हम देख लेंगे जो ये देख लीजिए दक्षिण भारत हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से अगर बात किया जाए जो ये है हमारा भारत, तो ये जो हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा है नर्मदा नदी, यहाँ पे है नर्मदा नदी। नर्मदा से ऊपर आप जाइएगा तो इसको बोला जाता है नॉर्थ इंडिया, और इसके नीचे हमारा है साउथ इंडिया।
तो अभी हम नॉर्थ इंडिया के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, यानी कि उत्तर भारत के राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम साउथ भारत के बारे में देखते हैं। तो साउथ भारत के नीचे यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे हमारा जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है हमारा? महाराष्ट्र का क्षेत्र। तो चलिए पहले महाराष्ट्र के क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे कौन शासक हुए। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र के बारे में पहला देखिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के बारे में। उत्तरी कर्नाटक के बारे में, उत्तरी कर्नाटक में इस समय किसका शासन था? तो महाराष्ट्र ये हो गया, और आंध्र प्रदेश हमारा ये क्षेत्र हो गया, और उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक का क्षेत्र हमारा ये हो गया, और उत्तरी कर्नाटक मतलब इतना क्षेत्र। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा जो शासन हुआ वो था हमारा वातापी के चालुक्य। कौन थे? वातापी के चालुक्य। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 543 से 753 AD ईस्वी तक। और इसके वातापी के चालुक्यों के बारे में मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर, यानी कि गुप्तोत्तर काल में एक शासक के बारे में बताया था, जिन्होंने हर्षवर्धन के प्रसार को जो है दक्षिण में रोका था। उनका नाम क्या था हमारा? पुलकेशन द्वितीय। तो इसमें संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो संस्थापक थे पुलकेशन प्रथम। पुलकेशन प्रथम संस्थापक थे। और शासक के बारे में, प्रमुख शासक हमारे थे, प्रमुख शासक हमारे कौन थे? प्रमुख शासन थे पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय। और पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया था? पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन के जो है क्षेत्र को दक्षिण में फैलने से जो है रोका था। दक्षिण के जो है गंगा, यही कृष्णा, नर्मदा नदी के तट पे जो उनको क्या किया था, या कृष्णा नदी के तट पे जो उनको रोक दिया था। और उसके बाद वातापी के चालुक्य के जो है, चालुक्य जब हमारा समाप्त हुआ, चालुक्य का जो वंश जब समाप्त हुआ, तो उसके बाद हमारा कौन सा वंश शासन किया? तो चालुक्य के वंश जो है, चालुक्य के बाद जो उन्होंने राष्ट्रकूटों ने जो है अपना शासन स्थापित किया, तो राष्ट्रकूट वंश। तो यही हमारा वंश था जो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हमारा एक राज्य हुआ, जिसमें हमारा कौन सा राज्य था? पहला था हमारा प्रतिहार, दूसरा था हमारा पाल वंश, और तीसरा था हमारा राष्ट्रकूट। तो पाल और प्रतिहार के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया। और अब हमारा क्या है? राष्ट्रकूट वंश। तो ये हमारा थे राष्ट्रकूट वंश। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 753 से लेके 973 तक जो इन्होंने शासन किया। और इनके संस्थापक के बारे में बात किया जाए, जो इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। इनके संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। और प्रमुख शासक कौन थे? प्रमुख शासक थे हमारे कृष्ण प्रथम, ध्रुव और अमोद वर्ष। कौन से? अमोद वर्ष। तो प्रमुख शासक हमारे कौन थे? प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव और अमोद वर्ष। तो ये थे हमारे दक्षिण भारत के जो है शासक। इसी के बाद जो है जब हमारा राष्ट्रकूट वंश भी जो है, तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में बस आप इतना ही ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के बारे में मुख्यतः यही पूछा जाता है कि उनका क्षेत्र क्या था और उनके संस्थापक क्या थे। तो क्षेत्र तो मैंने आप लोगों को बताया, इसका क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र। और राष्ट्रकूट वंश के जो है संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। और प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव और अमोद वर्ष। और उससे पहले तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में जो गुप्त के पतन के पश्चात कौन से वंश ने शासन किया? चालुक्य ने जो है शासन किया। कौन से कब तक था? 543 से 753 BC। संस्थापक कौन थे? पुलकेशन प्रथम, और प्रमुख शासक पुलकेशन द्वितीय। और राष्ट्रकूट वंश ने जो है वातापी के चालुक्य के पतन के पश्चात जो है शून्यता उत्पन्न हुई थी, उसको भरने का कार्य किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। किन्होंने? राष्ट्रकूट वंश ने। और राष्ट्रकूट वंश का जब पतन हो गया, तब उसके बाद जो है इस क्षेत्र पे किसने शासन किया? तब इस पे जो है कल्याणी के चालुक्य ने शासन किया। कल्याणी के चालुक्य ने जो है अपना शासन स्थापित किया। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 973 BC से लेके 1190 तक। तो इसके बाद जो है हमारा इस क्षेत्र पे मराठा, इस पे जो है धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाएगा? स्थापना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम पहले कल्याणी के चालुक्य के बारे में। इसमें आप एक पहले महत्वपूर्ण शासक के बारे में सीधा जान लीजिए। तो इसमें एक शासक थे, शासक का नाम है विक्रमादित्य 6।
विक्रमादित्य विक्रमादित्य 6 विक्रमादित्य 6। और इनकी चर्चा क्यों होती? क्योंकि इनके शासनकाल में जो है 2 विद्वान थे, जिनका नाम था, एक था नाम था बिल्हन और एक का नाम था विज्ञानेश्वर। और बिल्हन जो है उन्होंने विक्रमादेव चरित्र की रचना की। किसकी रचना की? विक्रमादेव चरित्र की जो है उन्होंने रचना की। और विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा की रचना की। किसकी? मिताक्षरा की रचना की। और मिताक्षरा जो है कानून पे पुस्तक है। किस पे? कानून पे पुस्तक है। तो अगर बात किया जाए जो कल्याणी के चालुक्य के जो है प्रमुख शासक कौन है? कल्याणी के चालुक्य प्रमुख शासक है विक्रमादित्य 6। और इनकी चर्चा क्यों होती? क्योंकि इनके शासनकाल में 2 विद्वान रहते थे, जिनके में एक थे बिल्हन और दूसरा था विज्ञानेश्वर। और बिल्हन ने जो है विक्रमादेव चरित्र की जो पुस्तक की जो है रचना की, और विज्ञानेश्वर ने जो है मिताक्षरा पुस्तक की रचना की, जो कानून पे हमारा पुस्तक है। और कल्याणी के चालुक्य शासनकाल कब से कब तक था? 973 से 1190 का जो है इनका शासनकाल था। अगर बात किया जाए जो ये तो हो गया हमारा ये तो हो गए हमारे उत्तर भारत के, उत्तर भारत से जस्ट नीचे के दक्षिण के राज्य। अगर बात किया जाए सुदूर दक्षिण के बारे में, यानी कि यहाँ के बारे में, तो यहाँ पे कौन से वंश थे? तो ये तो हो गया हमारे, ये हो गया हमारे तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु हो गया उधर का। उसके बाद ये केरला हो गया, ये हो गया तमिलनाडु, केरला। और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश का निचला हिस्सा, यानी कि ये आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे किस वंश ने शासन किया, तो चलिए आप देख लेते हैं सुदूर दक्षिण में जो किस वंश ने शासन किया। तो हमारा है सुदूर दक्षिण का राज्य, सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण में जो है हमारा पहला था सुदूर दक्षिण, यानी कि क्षेत्र हमारा कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और केरला हो गया। तो ये तीनों जो है जो शासक जो है स्थापित होंगे, इनका क्षेत्र ये हो गया। तो पहला है हमारा इसमें पल्लव वंश। कौन है हमारा? पल्लव वंश। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 550 से लेकर 903 था। और इनके संस्थापक के बारे में बात किया जाए, इनके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे इनके सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु इनके संस्थापक थे। और प्रमुख शासक के बारे में बात किया जाए, जो प्रमुख शासक कौन थे? तो प्रमुख शासक थे अपराजित, जो कि पराजित हो गए थे। प्रमुख शासक नहीं, ये अंतिम शासक थे। चलिए बोलने में गलती हो गया मुझे। ये जो थे ये अंतिम शासक थे, अंतिम शासक थे। ये कौन थे? अपराजित इनके अंतिम शासक थे। और उसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण वंश होता है, वो है चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। इनके संस्थापक के बारे में बात किया जाए, इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? विजयालय जो इनके संस्थापक थे। और प्रमुख शासक में हमारे बहुत है इसमें, पहले देख लीजिए हमारा प्रमुख शासक। प्रमुख शासक कौन कौन है? प्रमुख शासक में पहला हमारा राजराज प्रथम। कौन है? राजराज प्रथम। और उन्होंने जो है उत्तरी श्रीलंका पर जो क्या किया? कब्जा किया। उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया एवं अनुराधापुर नाम रखा। कब्जा किया और उसको अनुराधापुर बनाया, अनुराधापुर नाम दिया। राजराज प्रथम ने क्या किया? उत्तरी भारत पे जो है, उत्तरी भारत बोल रहे हैं सॉरी, श्रीलंका का जो उत्तर का भाग है, यानी कि उत्तरी श्रीलंका जो है उस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद अनुराधापुर नाम लिखा। और अगर बात किया जाए जो उन्होंने उत्तरी भारत पे जो है, यानी कि श्रीलंका तो हमारा यहाँ है, श्रीलंका पे कब्जा किया, तो ये कहाँ पे होंगे हमारा? ये जो है राज्य, ये यहाँ, ये राज्य था। यहाँ पे जो है चोल थे, चोल वंश थे। और इन्होंने क्या किया? ये श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पे जो है उन्होंने कब्जा कर लिया और उसको अनुराधापुर नाम दिया। और लक्षद्वीप पर भी नियंत्रण किया। क्या किया? लक्षद्वीप पर भी नियंत्रण किया इन्होंने, लक्षद्वीप पर भी नियंत्रण किया।
और कलिंग के शासक गंग शासक को जो इन्होंने पराजित किया। किसके? गंग शासक को हराया। गंग शासक को हराया। और इन्होंने जो है कुछ मंदिर की भी स्थापना की थी, जिसमें था तंजौर में जो इन्होंने तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बृहदेश्वर, या कभी कभी वो इसको इसी को बोल देता है राजेश्वर। बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर जो है इन्होंने बनवाया था। राजेश्वर मंदिर इन्होंने बनाया था। ये जो है यूनेस्को में भी शामिल है। तो ये हो गया हमारे राजराज प्रथम। इसके बाद हमारा राजेंद्र प्रथम। कौन है हमारा? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में बात किया जाए तो राजराज प्रथम तो है केवल श्रीलंका के उत्तरी भारत पे उन्होंने शासन किया, और ये गए और ये एक स्टेप और आगे हो गए, इन्होंने पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया। तो संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया। इन्होंने क्या किया? संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया। और पाल वंश के शासक जो है, पाल वंश के शासक महिपाल को हराया। किसको हराया? महिपाल को हराया। और महिपाल को हराया। इसी को हराने के बाद जो इन्होंने गंगईकोंड का जो है टाइटल धारण किया, यानी कि उपाधि धारण की। गंगई चोल को जो है, गंगई चोल की जो है उपाधि धारण की। गंगई चोल उपाधि लिया था इन्होंने। इन्हीं को हराने के बाद गंगई चोल की उपाधि ली थी। ऐसा शासक जो गंगा किनार के राज्य को जो है शासक को हरा के आए थे। तो इसके बाद है जो इन्होंने श्रीलंका पर तो कब्जा ही किया, इसी के बाद जो है इन्होंने बर्मा पर भी आगे चल के इन्होंने कब्जा किया। बर्मा पर कब्जा बर्मा की, यानी कि आधुनिक म्यांमार हमारा जो राज्य है, इन्होंने बर्मा पे कब्जा किया। सॉरी, बर्मा पे नहीं, हमारा इन्होंने जो है कंबोज के शासक से मित्रतापूर्वक व्यवहार रखा। कंबोज के शासक से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा। कैसा? मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा। और इन्होंने मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? इन्होंने मंदिर बनवाया गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम इन्होंने मंदिर बनवाया। और इस मंदिर में जो है गंगा के पानी को लाके रखा था, जिस कारण से इसको गंगईकोंड चोलपुरम कहा गया। तो ये हो गए हमारे दक्षिण के राज्य, जो कि यही हमारे प्रमुख राज्य है दक्षिण की। तो चलिए देख लेते हैं दक्षिण। सुदूर दक्षिण में मैंने आप लोगों को क्या बताया? सुदूर दक्षिण में जो मैंने आप लोगों, उसका क्षेत्र क्या था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। पल्लव वंश के शासक कौन का शासनकाल कब से कब तक था? 550 से 903 तक। और संस्थापक सिंह विष्णु, और अंतिम शासक अपराजित। चोल वंश के बारे में मैंने आप लोग को बताया। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और चोल वंश ने जो है मुख्यतः अभी वर्तमान जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है उस पे ही जो है शासन किया था। तो ये हो गए हमारे विजयालय। प्रमुख शासक थे हमारे राजराज प्रथम। और इन्होंने क्या किया? उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया और उसको अनुराधापुर नाम रखा, और लक्षद्वीप पर भी नियंत्रण किया। और इन्होंने गंग शासक को हराया। तंजौर के जो है इन्होंने जो है तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। उसके बाद हमारे थे राजेंद्र प्रथम। इन्होंने क्या किया? संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया। कहाँ किया कब्जा? संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा किया। और उन्होंने पाल वंश के जो शासक थे महिपाल, उसको हराया। और उसके बाद गंगईकोंड चोल की जो है गंगई चोल की उपाधि धारण की। गंगई चोल यानी कि गंगा के क्षेत्र के राजा को हराने वाला शासक, उन्होंने गंगई चोल की उपाधि धारण की। और इन्होंने कंबोज के शासक के साथ जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा, और इन्होंने एक मंदिर बनाया जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। और ये भी हमारा यूनेस्को में शामिल है। तो ये हो गए हमारे पूरे राज्य के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। जो उत्तर भारत का राज्य हमारा कौन सा था, उत्तर भारत में किस वंश ने शासन किया, दक्षिण भारत में किस वंश ने शासन किया। तो चलिए हम स्थापत्य के बारे में आप देख लेते हैं। जो स्थापत्य, इसमें प्रमुख हमारा क्या है? मंदिर स्थापत्य। कौन सा स्थापत्य? मंदिर स्थापत्य।
तो इसमें हमारा पहला क्या था, बताया था मैंने आप लोगों को, पहला मैंने आप लोगों को बताया था नागर शैली। क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ प्रकार बता के छोड़ दिया। पहला था हमारा नागर शैली, दूसरा था हमारा बेसर शैली, तीसरा था हमारा द्रविड़ शैली। कहाँ था, द्रविड़ शैली। ये किस प्रकार इसको विभाजित करेंगे हम, इसको हम कुछ इस प्रकार विभाजित करेंगे। चलिए देखिए, ये तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा है कृष्णा का, यहाँ पे हमारा नर्मदा का क्षेत्र, यहाँ पे हमारा हो गया कृष्णा का क्षेत्र। तो इधर जो हो जाएगा हिमालय से लेके नर्मदा तक, ये हो गया हमारा नागर शैली। और ये दोनों के बीच जो हो गया, ये हो गया हमारा बेसर शैली। और इसके नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्रविड़ शैली। और बेसर शैली कैसा होगा, बेसर शैली के मैंने बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसर शैली जो होता है वो होता है नागर शैली। बेसर शैली जो हो गया नागर और प्लस द्रविड़ का मिक्स। बेसर शैली क्या हो गया, नागर और द्रविड़ दोनों का क्या हो गया, मिक्स। बेसर शैली क्या हो गया, बेसर शैली होगा नागर और द्रविड़ दोनों की जो मैं आपको विशेषता बनाऊंगा, वो दोनों विशेषता से युक्त जो है, दोनों विशेषता। बेसर शैली में कौन कौन से विशेषता होगी, नागर शैली का विशेषता और द्रविड़ शैली दोनों का विशेषता होगा। और नागर शैली द्रविड़ शैली को क्या विशेषता क्या होगी, दोनों का विशेषता थोड़ा अलग अलग होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दो के बारे में बताऊंगा। पहला हो गया हमारा नागर शैली और दूसरा हो गया द्रविड़ शैली। और बेसर शैली तो मैं आप लोगों को बता ही चुका, जो ये दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। तो पहले चलते लिए देख लेते हैं हम नागर शैली। क्या है हमारा पहला, पहला है हमारा नागर शैली। और बात किया जाए जो नागर शैली, ये जो है हमारा विंध्य पर्वत यानी कि नर्मदा जो मैंने आप लोगों को बताया, वही हो गया विंध्य पर्वत से उत्तर, विंध्य पर्वत से उत्तर का क्षेत्र। इसमें जो है ये इसी विशेषता से युक्त जो है मंदिर बनाया जाता है। विंध्य से उत्तर इस विशेषता से युक्त मंदिर बनवाया जाता है। अगर बात किया जाए जो इसके संरक्षक कौन होंगे, तो संरक्षण वही होंगे जो उस क्षेत्र में जो है शासन करेंगे। तो हमारा संरक्षण कौन होंगे, संरक्षण होंगे जो इस क्षेत्र में शासन करेंगे। इस क्षेत्र में किन्होंने शासन किया, तो मैंने आप लोगों को बताया, तो गुर्जर प्रतिहार के जितने राजवंश थे जो छोटे छोटे में थे, वो सभी ने उत्तर भारत में ही शासन किया। तो जिसमें हो गए सोलंकी, चौहान, ये सब हो गए। और एक और गंग शासक जो मैंने आप लोगों को बताया, वो भी हो गए जो ये इस विषय इस शैली के जो है संरक्षित करेंगे। तो अगर बात किया जाए जो इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता जो होती है, ये जो होती है शिखर शैली होती है। यानी कि मंदिर में क्या होता है, शिखर होता है। देख लीजिए, ये हमारा मंदिर है, मान लीजिए मंदिर है, और मंदिर के ऊपर जो ये इस प्रकार से बना होता है, मंदिर से ऊपर, यही हमारा शिखर कहलाता है। तो ये क्या होता है हमारा शिखर शैली से युक्त विशेषता होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शिखर होता है, शिखर शैली से, शिखर शैली इसमें होता है। शिखर शैली यानी कि मंदिर के ऊपर क्या बनाया जाता है, शिखर बनाया जाता है, मंदिर के ऊपर शिखर बनाया जाता है। और मंदिर का जो है ढांचा क्या होता है, मंदिर का ढांचा होता है, मंदिर का ढांचा, मंदिर प्रायः जो है आयताकार होता है। मंदिर क्या होता है, मंदिर प्रायः क्या होता है, आयताकार होता है, आयताकार होता है। और जगती पे जहाँ बनाया जाता है, जगती पर बनाया जाता है, पंचायतन शैली में बनाया जाता है। अभी टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगा। पंचायतन शैली में बनाया जाता है, चतुष्कोणीय होता है, चतुष्कोणीय होता है। उसके बाद सिक गर्भगिरी होता है, गर्भगिरी होता है। उसके बाद शिखर होता है इसमें, और उसके बाद आमलक होता है, आमलक होता है। और उसके बाद कलश होता है, कलश होता है। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बस इतना ही चीज़ होता है नागर शैली में। और बेसर शैली में भी ये सब होता है, लेकिन नागर और बेसर शैली में प्रमुख अंतर क्या है, इसमें जो है यहाँ तो इसमें जो है इसको शिखर बोला जाता है, और द्रविड़ शैली में क्या होगा, उसको विमान बोला जाएगा। बस यही अंतर है दोनों में। और यहाँ जो होगा मंदिर के परिसर में जो है पानी का व्यवस्था नहीं होगा, लेकिन द्रविड़ शैली में क्या होगा, मंदिर में जो है पानी की विशेषता हो, पानी जो है पाया जाएगा, मंदिर परिसर में ही पानी का जो है पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देख लीजिए, ये तो हो गया हमारा
पहले देख लीजिए जो हमारा जगती क्या होता है। मैंने आप लोगों को जगती लिखा। जगती यानी कि नीचे बेस, जिस प्रकार से हमारा बेस बनाया जाता है, यानी कि पहले बेस बनाया जाएगा, उसी पे जो है मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये जो बेस बनाया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जगती। बेस बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जगती। और गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह जहाँ भगवान को रखा जाता है, भगवान को जिस जहाँ पे रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह। तो मान लीजिए ये हमारा मंदिर का, ये हमारा कुछ इस प्रकार से मंदिर बना, और यहाँ पे हमारा भगवान जी रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गर्भगृह। और आयताकार, आयताकार तो मैंने आप लोगों को बताया जी, जो आयत के रूप में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयताकार शैली। पंचायतन शैली क्या होता है, पंचायतन शैली होता है जो इसके चारों कोनों पर भी किसी किसी भगवान को बैठाया जाए, चारों कोनों पर भी किसी किसी भगवान को बैठाया जाए। तो मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर 5 भगवान होना चाहिए, एक तो प्रमुख जो बीच में होंगे, और उसके बाद चारों कोनों पर जो होगा वो क्या होगा, हमारा पंचायतन शैली होगा वो। और चतुष्कोणीय क्या होता है, चतुष्कोणीय यानी कि 4 कोना वाला। और गर्भगृह मैंने आपको बताया जो जहाँ पे भगवान को रखा जाता है। और शिखर क्या होता है, इस मंदिर के ऊपर जो है उठ के जाता है, इस मंदिर के ऊपर जो उठ के जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शिखर। देख लीजिए ये हमारा जो उठ के आया ये क्या हो गया हमारा, शिखर, इसको हम बोलते हैं शिखर। और अगर बात किया जाए जो आमलक क्या होता है, तो शिखर के ऊपर जो डंटा लगाया जाता है जिसपे बहुत सारा ऐसे चक्री वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आमलक। और उसके ऊपर क्या रखा होता है, उसके ऊपर जो है एक कलश रखा होता है। तो यही हमारा प्रमुख नागर शैली। और प्रमुख नागर शैली की जो विशेषता से युक्त मंदिर के बारे में बात किया जाए, तो इसमें मंदिर में हमारा है, इस मंदिर में जो है हमारा एग्जाम्पल के बारे में कुछ बात कर लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी के अभी जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया आपके कौन से मंदिर को जो है किस विशेषता से बनाया गया है। तो पहला है हमारा कंदरिया महादेव, विश्वनाथ चौरसर। उत्तर भारत के जितना मंदिर है, अगर उत्तर भारत के कोई मंदिर के बारे में आपसे पूछे तो आप सीधा उसको बोलिए नागर शैली से युक्त। कौन सा शैली से युक्त है, नागर शैली से। लेकिन हाँ याद रखिए उड़ीसा में कुछ ऐसे मंदिर है जो द्रविड़ शैली से भी युक्त है, तो कुछ अपवाद भी होते हैं, 100% आप उसको मत मानिएगा। लेकिन उत्तर भारत में लगभग जो बनाया गया है वो हमारा नागर शैली से, नागर विशेषता से ही बनाया गया है। अगर बात किया जाए जो इसमें हमारा पहला है कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर। उसके बाद हो गया विश्वनाथ, उसके बाद हो गया 64 योगिन मंदिर, 64 योगिन मंदिर। आदिनाथ का मंदिर हो गया। उसके बाद हमारा पार्श्वनाथ हो गया, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर हो गया, पार्श्वनाथ मंदिर हो गया। तो ये हो गया उस कुछ हमारे मंदिर जो कि नागर विशेषता से युक्त है। और इसी के बाद हो गया हमारा, इसी के बाद हमारा हो गया जो है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया रानी का वाव, रानी का वाव मैंने आप लोगों को जो है बताया ही है, तो रानी का वाव। और दिलवारा का जैन मंदिर जो हो गया, दिलवारा का जैन मंदिर जो हो गया, ये सब हमारा क्या होगा, नागर विशेषता से। तो चलिए हम देख लेते हैं जो, और उसी के बाद जो है हमारा जैसे हो गया जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जैसे हो गया उड़ीसा का, जगन्नाथ मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया। सूर्य मंदिर को जो हम कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, सूर्य मंदिर हो गया। ये सब हमारा क्या है, ये सब जो है हमारा नागर शैली से जो है बनाया हुआ मंदिर है। और उसके बाद में बात किया जाए जो, उसके बाद हमारा द्रविड़ शैली। कौन सा शैली है हमारा, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के बारे में बात किया जाए तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता जो परकोटे में मंदिर को बनाया जाता है, परकोटो में मंदिर। परकोटा क्या होता है, चारों तरफ से मंदिर को घेर के और उसके बीच में जो है मंदिर को बनाना, यानी कि बाउंड्री के अंदर मंदिर बनाया जाता था। उसके बाद है ये समतल भूमि पर ही बनाया जाता है, किस पे, समतल भूमि पर बनाया जाता है।
यानी कि लेकिन नागर शैली क्या होता है, नागर शैली में पहले बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है, लेकिन इसमें के जो है समतल भूमि पर ही मंदिर बनाया जाता है। और जल परिसर में है जो मंदिर परिसर में जल का स्रोत होता है, मंदिर में जल स्रोत होता है, लेकिन द्रविड़ शैली में नहीं होता है। और गर्भगिरी जो है वहाँ आयताकार होता है। गर्भगिरी यहाँ क्या होगा, गर्भगिरी अष्टकोणीय होगा। गर्भगिरी क्या होगा, अष्टकोणीय गर्भगिरी होगा। कैसा गर्भगिरी होगा, अष्टकोणीय गर्भगिरी होगा। और वहाँ जो यहाँ जो है प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। यहाँ क्या होगा, मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। प्रवेश द्वार को हम क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार को बोलते हैं गोपुरम, यानी कि गोपुरम भी बनाया जाएगा। और प्रवेश द्वार भी कई मंजिला होता है। और गर्भगिरी की जो है, गर्भगिरी बहुत सारा गर्भगिरी बनाया जाता है। गर्भगिरी के बगल में, गर्भगिरी के बगल में मंडप का निर्माण किया जाएगा, अलग अलग उद्देश्य से मंडप का निर्माण। मान लीजिए एक हमारा ये मंदिर है जो यहाँ पे बनाया गया है, और इसी के आगे हमारा एक और मंदिर जो यहाँ से आगे बढ़ेगा। ये तो हमारा हो गया बेस, और इसी में जो है अलग अलग मंडप बनाया जाएगा। इस प्रकार से हमारा मंदिर बनता है। तो ये इसको जो बोला जाता है, इसमें जो है विमान शिखर को क्या बोला जाता है, इसमें विमान युक्त मंदिर, विमान युक्त मंदिर, विमान, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विमान, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पहाड़ी जैसी संरचना होती है, जिस कारण से इसको विमान विमान बोला जाता है। अगर विमान युक्त मंदिर बोले तो द्रविड़ शैली, और शिखर युक्त मंदिर बोले तब हमारा हो जाएगा उत्तर भारत का मंदिर, यानी कि नागर शैली। ये तो हो गए हमारे द्रविड़ शैली की विशेषता। इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो एग्जाम्पल हमारा कौन है, एग्जाम्पल है जैसा हमारा हो गया महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का पंच पांडव मंदिर। क्या हो गया हमारा, पंच पांडव मंदिर, पंच पांडव मंदिर हो गया, पंच पांडव मंदिर हो गया। उसके बाद हो गया हमारा रथ मंदिर हो गया। क्या हो गया, रथ मंदिर हो गया। उसी के बाद जो है हमारा, उसी के बाद हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैलाश मंदिर। क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर। उसी के बाद तट मंदिर या सूर्य तट या सूर्य मंदिर। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारा हो जाएगा द्रविड़ शैली से युक्त मंदिर। उसी के बाद हो गया हमारा मुक्तेश्वर मंदिर। क्या हो जाएगा, मुक्तेश्वर मंदिर। क्या हो जाएगा, मुक्तेश्वर मंदिर। और उसी के बाद हो जाएगा बृहदेश्वर। उसके मैंने आप लोगों को जो गुप्त काल, सॉरी चोल काल में जो मंदिर बताया था, तीनों मंदिर गुप्त काल में, जैसे चोल काल में बृहदेश्वर हो गया, बृहदेश्वर हो गया, गंगईकोंड चोलपुरम हो गया, गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर हो गया। उसके बाद ऐरातेश्वर मंदिर हो गया, ऐरातेश्वर मंदिर हो गया। ये सब हमारा कौन सी विशेषता से युक्त है, ये सब हमारा जो है, ये सब हमारा द्रविड़ शैली से युक्त मंदिर है। तो ये हो गया हमारा नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। मंदिर स्थापत्य भी मैंने आप लोगों को जो है पढ़ा दिया। तो ये था हमारा पूर्व मध्य काल। ये हमारा क्या था, ये था हमारा पूर्व मध्य। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले क्या पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पहले ऊपर में पढ़ा दिया कौन सा, गुर्जर प्रतिहार के तीनों वंश जो थे, सॉरी कन्नौज संघर्ष में जो है तीनों वंश थे उसके बारे में बताया। दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य थे उसके बारे में बताया। फिर मंदिर स्थापत्य के बारे में बता दिया। तो पूर्व मध्यकाल में बेसिकली हमारा यही पढ़ा जाता है। और मैंने आप लोग तुर्क आक्रमण भी बताया, किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो अगले क्लास में अब हमारा क्या चलेगा, अब हमारा चलेगा मिडाइवल हिस्ट्री। हमारा कौन सा हिस्ट्री चलेगा, मिडाइवल हिस्ट्री हमारा अब चलेगा। और मिडाइवल हिस्ट्री के साथ साथ जो हमारा बायोलॉजी भी चलेगा। क्या कर चलेगा, बायोलॉजी भी पर चलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम, थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।